बेहिसाब पैसा, गज़ब की पावर और जानदार इन्फ्लुएंस, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ख्वाहिश दिल में लेके करोड़ों लोग मिट्टी में मिल गए। लेकिन जिस इंसान की हम आज बात करेंगे, ये सब उसके पास खूब था और उसने इसे इस्तेमाल भी खूब किया। अमेरिका की इकॉनमी को कई बार इस शख्स ने डूबने से बचाया। बचपन में इस शख्स की हालत ऐसी थी कि लोगों को इसका बच पाना ही मुश्किल लगता था, लेकिन इस शख्स ने ऐसी जानदार ज़िंदगी गुजारी कि आज भी दुनिया का सबसे बड़ा बैंक इस शख्स के नाम पे है। यहाँ बात हो रही है जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन की, जिन्हें बहुत से लोग जेपी मॉर्गन के नाम से जानते हैं। JP Morgan. बहुत से लोग इन्हें हीरो मानते हैं, तो बहुत सौ की नज़रों में ये आज भी विलन हैं। तो आज हम फिर से टाइम ट्रैवल करते हुए वक्त में पीछे जाएंगे और जानेंगे कहानी जेपी मॉर्गन की। कैसे हैं दोस्तों, जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन अमेरिका की स्टेट कनेक्टिकट में पैदा हुआ। मॉर्गन सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले बच्चों में से था। मॉर्गन का बाप और दादा दोनों ही कामयाब बिजनेसमैन थे। मॉर्गन भले ही सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था, लेकिन इसका बचपन मुश्किलात से भरा हुआ था। मॉर्गन को हर वक्त खांसी और माइग्रेन का मसला रहता। साथ ही सीज़ियोर और स्कारलेट फीवर जैसी बीमारियां मॉर्गन की जान ना छोड़ती। इस सब की वजह से मॉर्गन को घर में ही रहना पड़ता था। मॉर्गन चूँकि फाइनेंस से रिलेटेड बैकग्राउंड रखता था, तो उसके घर में इसी तरह की किताबें रखी हुआ करती थी। अब जबकि मॉर्गन बाहर भी नहीं जा सकता था, तो वो इन्हीं किताबों के साथ वक्त गुजारता, जिससे बचपन में ही फाइनेंस और बैंकिंग में उसका इंटरेस्ट पैदा होने लगा। वक्त गुजरता गया और 1857 में मॉर्गन ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली। एजुकेशन कंप्लीट करते ही मॉर्गन अपने ही बाप की एक बैंकिंग फर्म में जॉब करने लगा। कई साल यहाँ जॉब करने के बाद मॉर्गन ने यहाँ से जॉब छोड़ के अपनी कंपनी खोल ली। 1860 में अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गई। इस वॉर के दौरान अमेरिका में कॉन्स्क्रिप्शन एक्ट पास हुआ, जिसके तहत हर अमरीकी शहरी को इस वॉर में लाजमी पार्टिसिपेट करना था या $300 दे के अपनी जगह किसी और को भी भेजा जा सकता था। मॉर्गन को वॉर में जाने से ज़्यादा बिजनेस में इंटरेस्ट था, सो उसने $300 दे के किसी और को अपनी जगह भेज दिया। मॉर्गन ने भले ही इस वॉर में हिस्सा नहीं लिया था, मगर उसे अपने हिस्से का प्रॉफिट ज़रूर इस वॉर में नज़र आ रहा था। हुआ कुछ यूँ कि मॉर्गन ने एक कंपनी के साथ मिलकर गवर्नमेंट से 5000 वो राइफल्स खरीदी जो आर्मी के लिए आउटडेटेड हो चुकी थी। मॉर्गन ने इन राइफल्स को थोड़ा सा अपग्रेड किया और वापस गवर्नमेंट को ही 600% ज़्यादा रेट पर बेच दिया। मॉर्गन को ये एक राइफल $3.5 की पड़ी थी, जो उसने गवर्नमेंट को $22 में बेच दी। बाद में जब इस वाक़े की खबर गवर्नमेंट को हुई, तो मॉर्गन पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। वक्त गुजरता गया और 1871 आन पहुंचा। मॉर्गन ने एंथनी ड्रेक्सल नामी एक बैंकर के साथ मिलकर ड्रेक्सल मॉर्गन एंड कंपनी खोली, जो आज भी मॉर्गन की पहचान है और साथ ही जेपी मॉर्गन चेस के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक भी। मॉर्गन इस कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स को बिजनेसमैन के साथ जोड़ता और बदले में कमीशन चार्ज करता। मॉर्गन ने इस सबसे अच्छा खासा पैसा बनाया। मॉर्गन ने यहाँ तो रुकना था नहीं, तो वो अब इन पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए ऐसी जगह ढूंढने लगा जो उसके पैसे को मल्टीप्लाई कर दे। अमेरिका में उस वक्त 3 सेक्टर तेज़ी से ग्रो कर रहे थे: ऑयल, स्टील और रेलवे। ऑयल पे जॉन डी रॉकफेलर का कब्जा था, तो स्टील पे एंड्रयू कार्नेगी का, लेकिन रेलवे में कोई बड़ा प्लेयर नहीं था। ऊपर से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे लाइंस को एक्सपेंड किया जा रहा था। रेलवे में छोटी छोटी कंपनीज ऑपरेट कर रही थी। इन कंपनीज को एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए अपनी प्राइस लो रखना पड़ती थी। अब इन सब हालात में जेपी मॉर्गन को और क्या चाहिए था। मॉर्गन ने कई रेलवे कंपनीज में इन्वेस्ट किया और इनका कंट्रोल लेने लगा। अब जब मॉर्गन के पास इन कंपनीज का कंट्रोल आया, तो उसने इन कंपनीज को मर्ज करना शुरू कर दिया, जिससे रेलवे में सिर्फ गिनी चुनी कंपनीज ही बच गई। ये सब करने के बाद मॉर्गन ने रेलवे में अपनी मोनोपोली शुरू कर दी और अपनी मर्जी की कीमतें वसूल करने लगा। मॉर्गन इस सबसे खूब पैसा बनाने लगा, जिसकी देखा देखी और बहुत से इन्वेस्टर रेलवे में इन्वेस्ट करने लगे। 1879 में मॉर्गन ने नॉर्दर्न पैसिफिक रेल रोड में $40 मिलियन इन्वेस्ट किए, जिससे मॉर्गन की रेलवे इंडस्ट्री पे पकड़ साफ जाहिर होती है। बात यहाँ तक चली गई कि उस टाइम अमेरिकन स्टॉक में 60% शेयर सिर्फ रेलवे का था। रेलवे के साथ साथ अमेरिकन इकॉनमी भी तेज़ी से बूस्ट हो रही थी। 1893 में इस तेज़ी को ब्रेक लगी। 1893 में अमेरिकन इकॉनमी बैठने लगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स अमेरिकन बॉन्ड्स को गोल्ड में बदल के विदड्रॉ करने लगे, जिससे स्टॉक मार्केट भी गिरने लगी। अमेरिकन गवर्नमेंट के पास ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए $100 मिलियन का फंड था, जो 1895 तक महज $9 मिलियन रह गया। मॉर्गन इन हालात में उस टाइम के प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड से मिला और इस सब से निकलने के लिए अपना प्लान बताया।
मॉर्गन का प्लान था कि वो अपने जानने वाले इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट जमा करेगा जो 3.5 मिलियन ऑन्स गोल्ड के बराबर होगी, और बदले में मॉर्गन और उसके इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट से $65 मिलियन के बॉन्ड्स लेंगे। मरता क्या ना करता, प्रेसिडेंट ने ये बात मान ली और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। महज 25 मिनट से भी कम वक्त में ये सब बॉन्ड्स खरीद लिए गए। मॉर्गन के प्लान ने काम किया और इकॉनमी में पैसा वापस आने लगा। यूँ मॉर्गन ने इकॉनमी को भी बचाया और गवर्नमेंट से सस्ते में बॉन्ड्स भी हासिल कर लिए। लेकिन जेपी मॉर्गन इतने में भी राजी नहीं था। मॉर्गन को तो मजीद पैसा और पावर चाहिए थी। मॉर्गन ने अब स्टील के मैदान में कदम रखा और फेडरल स्टील नामी कंपनी बनाई। लेकिन एंड्रयू कार्नेगी पहले से ही स्टील इंडस्ट्री का बादशाह था। लेकिन मॉर्गन की अच्छी किस्मत कि कार्नेगी बूढ़ा हो चुका था। कार्नेगी ने अपनी कंपनी बेचने का फैसला कर लिया। 1901 में मॉर्गन ने कार्नेगी को मुंह मांगी कीमत $480 मिलियन दे के उसकी कंपनी भी हासिल कर ली। मॉर्गन ने फेडरल स्टील और कार्नेगी स्टील को मर्ज करके यूएस स्टील बनाई, जो 1.5 बिलियन वैल्यूएशन के हिसाब से हिस्ट्री की पहली $1 बिलियन कंपनी बनी। मॉर्गन ने थॉमस एडिसन के एक्सपेरिमेंट्स को भी फंड किया और थॉमस इलेक्ट्रिक और दूसरी कई इलेक्ट्रिक कंपनीज को मर्ज करके जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाई, जो खुद में ही एक जायंट कंपनी बनी। 1907 में अमेरिका में एक बार फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, जिससे लोग तेजी से कैश विड्रॉ करने लगते हैं। उस वक्त के प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट, जो मॉर्गन को पसंद भी नहीं करते थे, इसके बावजूद उन्होंने मॉर्गन से मदद मांगी। मॉर्गन ने एक बार फिर अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ मिलकर सिर्फ 3 हफ्तों में इकॉनमी को डिप्रेशन से निकाल लिया। कई बार अमेरिकन इकॉनमी को बचाने के बावजूद मॉर्गन सबकी नज़रों में हीरो ना बन सका। प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट को भी इकॉनमी का यूं एक इंसान के कंट्रोल में होना सही नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने मॉर्गन पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी। लेकिन मॉर्गन इस दौरान काफ़ी बीमार रहने लगा और 31 मार्च 1913 को मॉर्गन ने इस दुनिया में आखिरी सांस ली और सब कुछ यहीं छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। और जॉन पियरपंट मॉर्गन की पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस की दौड़ यहीं ख़त्म हुई। दोस्तों, आपकी नज़र में जेपी मॉर्गन हीरो था या विलेन? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। उम्मीद है टाइम ट्रेवल की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।